मेरे दोस्तों, आज तुम्हें जो कहानी सुनाऊंगा उसके नाम है विवास। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विवास एक बंगाली मूवी का कहानी है। कहानी ऐसा है, एक गांव में, जो गांव बड़ी समृद्धशाली थी और अ, अच्छे आबादी वाले गांव है। उसमें एक पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पंचायत भवन है, पंचायत है, और भी सब कुछ चीज़ है, सुविधा है उस गांव में। और एक आइडियल गांव है, लेकिन उस गांव में पीएचसी में कंपाउंडर का पोस्ट खाली थी। गांव के प्रधान जी जो थे, उनका नाम था कमल जी। वो बहुत पावरफुल आदमी था और गांव में उन्हीं का ही चलता था। वो हाँ कहता तो हाँ, वो ना कहता तो ना। उनके विरुद्ध बोलने वाला कोई नहीं था। वो काफ़ी अमीर थे, उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी रहा था। उसने कंपाउंडर के लिए क्या किया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया। तो कुछ दिन बाद एक कलकत्ता के नवयुवक उसके लिए गांव में उसने फॉर्म भेजा, दरखास्त भेजा और उनको बुलाया गया। वो आया। उसके नाम था विभास। तो प्रधान जी पूछा क्या नाम है? विभास। जाति क्या है? ब्राह्मण। अच्छा। तो विभास जी को पहले तो डिस्पेंसरी दिखाया। बोला तुम्हारे शादी वादी हो गया क्या? बोला नहीं जी, मेरे शादी नहीं हुआ अभी तक, मैं कुमारा हूँ। और घर में कौन है? बोले माँ बाप भाई बहन है, भाई बहन है, और मैं ही बड़ा लड़का हूँ। पिताजी का उम्र हो गया और इसलिए मैं कमाने के लिए आया हूँ। कंपाउंडर की ट्रेनिंग मैंने कर रखा है। तो उनको मतलब ठीक है, चलो डिस्पेंसरी पहले दिखाते हो। डिस्पेंसरी दिखा दिया। बोले यहाँ से रोज मैं सुबह 8 बजे से ड्यूटी है, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मरीज को, फिर शाम को 5 से 7 बजे तक ये ड्यूटी है। सर्दी में थोड़ा टाइम चेंज हो जाता है, 8:30 से, और शाम को भी 6 बजे तक चलता है। 5 से 5:30 से 6 तक। तो तुमको इस मरीजों को दवाई बनाना। तो उस टाइम ने, ये काफ़ी पुराने ज़माने के था। उस टाइम क्या है, कंपाउंडर को ही वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था उसी को ही दवाई बना देता था। दवाई मिक्सचर वगैरह सब उस ज़माने में होता था। एक शीशी में लेवल लगा देता था कि इतना खुराक इतना खुराक ये लेना है। दवाई जो लिक्विड दवाई है और टैबलेट वगैरह वो सब समझा के दवाई बना के देता था। हाँ, तो वो उसमें काम करने लगा। और बोले तुम रहोगे कहाँ? बोलो यहाँ कोई रहने का बंदोबस्त वगैरह हो जाए तो। बोले तुम खाना बनाना जानते हो? बोले नहीं जी, कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो कमल जी ने कहा ठीक है, तुम मेरे घर में रह जाना, ब्राह्मण के लड़का हो। तो बोलो क्यों, आपको दिक्कत होगी कि ना मेरे को दे दी, कोई खाना बनाने वाली नहीं मिल सकता? बोले मिल क्यों नहीं सकता? फिर क्या करोगे तुम? ब्राह्मण के लड़के हो, कौन सी जात के कोई है होगा तुम्हें खिलाएगा, खाना बना के देगा? कि ब्राह्मण की विधवा औरत भी नहीं मिले क्या पता। तब तक तुम मेरे घर में ही रहो, खाना 2 टाइम मेरे घर में ही खाना, सब कुछ नाश्ता वगैरह, उसके लिए तुम्हें कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। और रहना भी, मेरे घर काफ़ी बड़ा मकान है और भगवान के दया से मेरे कोई कमी नहीं है, तो तुम रह जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज़्यादा अंतपुर में ना, अंदर महल में ज़्यादा ताक झाक मत करना। मेरी बीबी है, पुत्रवधू है, मेरी बेटी है जवान, इसलिए मैं कह देता हूँ काम से काम मतलब रखना। ड्यूटी खत्म होते कमरे में आ जाना, कमरे में ही रहना, खाना वाना अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। और सब कुछ मैं दिखा दिया, शौचालय वगैरह और ये हाथ धोने का, नहाने का, बाथरूम वगैरह सब दिखा दिया। यहाँ तुम उस कमरा लेकिन अंदर महल में ही था, बाहर के कमरा नहीं था उस आदमी के, वो कमरा अंदर के। तो
क्या हुआ, वो विवास वहाँ रहने लगा और ड्यूटी करने लगा। 15-20 दिन महीने बाद में वो गांव में ट्रेंड हो गया और सबको दवाई वगैरह देते थे, लगने लगे ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ने कहा विवास तो अच्छा काम सीख गया, आप कोई आप दिक्कत नहीं है मुखिया जी, विवास अच्छे लड़का, इंटेलिजेंट है, सब सीख लिया। और वो इस तरह से काम अच्छी तरह से करने लगा। इधर कमल जी को विवास बड़ा पसंद आ गया, देखने सुनने में बड़ा सुंदर था, युवा लड़का था और विनम्र था और हर टाइम जी जी करके बात करता था, मतलब बड़ों को सम्मान करता था, मरीजों के साथ भी अच्छे व्यवहार करता था, कभी चिल्लाता नहीं, गुस्सा नहीं करता, सबका अच्छी तरह से, मतलब उसमें धैर्य बहुत था। वो किसी से झंझलाहट नहीं करता था, जैसे पहले वाला कंपाउंडर था, उसका गुस्सा हो जाता था, वो करता जाने देता था, और इस तरह से वो ऐसा नहीं था। मरीजों के साथ भी उसका बहुत व्यवहार मधुर था, जिसके कारण गाँव वासी उसके बहुत प्यार करने लगे और गांव वालों ने प्यार करने लगा। तो विवास क्या किया, विवास को बहुत पसंद करने लगा। एक बार क्या हुआ, हाँ, विवास को उस घर की जो पुत्रवधू थी वो खाना दे के जाती थी, खाना दे के जाती थी। तो वो पूछता था, आपके पति कहाँ है? बोलो क्यों, घर के बातें क्यों पूछ रहे हो? बोले ऐसे ही भाभी जी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो कहने लगा मेरे पति घर छोड़ के चला गया। क्यों? बोले तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, वैसे थोड़ा कौतूहल है, कौतूहल है, मतलब थोड़ा दिलचस्पी है। देखिए एकदम तो घर में ही रहता हूँ, मुंह में ताला लगा के तो बैठ नहीं सकता, दो चार बातें करने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है, नहीं तो बोर हो जाता हूँ मैं। मेरे पास रेडियो वगैरह तो नहीं है। बोले अच्छा अच्छा, मेरे पति मेरे ससुर के साथ बने नहीं, इसलिए घर छोड़ के चला गया। तो आपने मायके नहीं गया? मैंने नहीं गया, मायके गरीब है, कहाँ जाऊँगा, कितने दिन रखेंगे वो, यहाँ तो 2 टाइम खाना तो मिलता है, इतना अच्छा खाना मिलता है, तो इसलिए पड़े हूँ, यहाँ ही पड़ी हूँ। बोला अच्छा अच्छा। हाँ, उस घर में कमल जी की एक जवान लड़की थी, वो बड़ी भोली सी लड़की थी, शायद दिमाग में थोड़ी कमज़ोर है। वो जब तक ना विवास के कमरे में आ जाता, हंसता था और कहते विवास मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। विवास कहते क्या कहती हो, तुम्हारे पापा जी सुनेंगे तो एकदम मार डालेंगे। मारने दो, मुझे कोई मता नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विवास हंसते रहते, मतलब पागली कही की, जाओ 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 घर के अंदर जाओ। मैं नहीं जाती, मैं यहीं खड़ी रहूँगी, यहीं बैठूंगी। मतलब विवास कहता है हाथ जोड़ करता हूँ, हाथ जोड़ते हूँ तुमसे, तुम कृपा करके चली जाओ, तुम्हारे पापा जी देखेंगे तो मेरा नौकरी भी चले जाएंगे और तुम्हारे घर का खाना भी नसीब नहीं होगा, यहाँ से निकाल देंगे। तुम ये चाहते हो? मैं नहीं, ये नहीं चाहता, नहीं चाहती। तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोला हाँ, खूब वो प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो प्यार करते हो तो फिर इतना सोच लो, तुम्हारे पापा अगर तुमको मेरे घर में देख लेकर ना, तो फिर क्या करेंगे, मेरे को तो नौकरी से हटा देगा, भगा देगा, और फिर क्या होगा, मैं तुमसे भी छूट जाऊंगा और फिर तुम्हारे घर में खाना बंद हो जाएगा, तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे। तुम प्यार करते हो कि ऐसा चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं चलती हूँ चलती हूँ, चली जाती है। फिर एक दिन विवास देखा, कमल जी की पत्नी देख, उन्होंने नमस्कार किया, कोई जवाब ही नहीं दिया उसके, कमल जी की पत्नी ने। फिर जब दोपहर को खाना देने आई थी, बिजली बोलो आपको वो जो वृद्धा महिला थी वो आपके सासू माँ? बोला हाँ। वो बोलती नहीं, मैं नमस्कार किया तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। बोलो वो बोलती नहीं है, क्यों? अपने पति के व्यवहार से वो बहुत तंग है, इसलिए बोलना छोड़ दिया। क्यों? कमल जी क्या? बोलो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर अपने ससुर की बुराई नहीं करना चाहिए ना, इसलिए। बोले नहीं नहीं भाभी जी, आप कुछ छुपा रहे हो, बताओ तो सही। बोले नहीं आज नहीं, फिर कभी। बोले वो चली गई। फिर एक दिन आए, फिर खाना देने आए। बोले भाभी जी बताइए ना क्या हुआ, क्या कैसे, क्यों, ऐसे क्या है? बोलो
अरे ससुर जी आ जाएंगे तो फिर मुश्किल है, उसको कान में पड़ जाएगा तो मेरे गर्दन काट देगा। मतलब ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो वो नहीं है, आया नहीं ना। आते तो दरवाजा तो खटखटाएंगे, दरवाजा खोलेंगे जब तो, अभी तो दरवाजा बंद है ना। मैं बोल दिया हूँ, मेरा ससुर जी बहुत पैसे वाला है, जानते हो, साथ में बहुत पावरफुल आदमी है, और वो बहुत अहंकारी है और किसी को नहीं सुनता। इतनी अहंकार उनके अंदर है कि कूट कूट के भरा है। वो अपने डिक्टेटरशिप चलाता है इस घर में, इस गांव में, सब जगह पे अपने डिक्टेटरशिप चल रहा है। किसी उनके मनमानी चलते उनकी बीवी उनसे बात करना छोड़ दिया। उनसे क्यों, घर के सभी से इतनी दुखी हो गया। इसका एकमात्र लड़का घर से चला गया, इसलिए पति से भी बात नहीं करती और किसी से नहीं। मेरे से एक दो बात थोड़ी कर लेती, बेटी से एक, बाकी किसी से बात नहीं करती। उन्हें इतना पत्थर बना दिया उनके पति के व्यवहार ने। मेरा ससुर बहुत अहंकारी है, बहुत घमंड है उसमें, और बहुत जिद्दी। इतनी जिद, अपने बाप, उनके पास उनकी जिद के आगे कोई नहीं, कोई ठहर नहीं सकता। तो यही है मेरा ससुर की कहानी। तो ज़्यादा मत, तुम भी यहाँ रह रहे हो, सावधानी से रहना। मेरा ससुर का एक बार तुम बुरी नज़र में पड़ जाओगे तो बस तुम्हारा खैर नहीं है। तो इसलिए उनके हाँ में हाँ मिलाते रहना। मतलब अच्छा, ये गलत काम करे तो भी, बोला और क्या, नौकरी बचाना है तो ही करना पड़ेगा तुम्हें। बोले नहीं भाभी जी, आपके मन में कोई विद्रोह की भाव लगता है, नहीं ऐसा बदमाशी मत करो, वैसा मत सवाल मत पूछो। नहीं, वो भाभी जी बोल दिए तो सही। बोले क्या बोलूँ, तुम्हें समझ नहीं आता। मेरा पति चला गया मेरे को ससुर के कारण, और मैं बिना पति के रह रहा हूँ, मेरे को दुख नहीं होता। मेरे मन में ससुर के पति क्रोध नहीं जागेगा, बोलो। इसलिए तो मैं ज्वालामुखी किसी दिन फट जाएगी, मैं तो क्या होगा, इसी सोच के चुपचाप रहती हूँ। यहाँ 2 मुठ बाहर चावल खाना मिल जाती है, मैं रहता है इसी से गुजारा कर लेता हूँ, संतोष करता हूँ। बाकी तुम लोगों को खाना वाना खिलाता हूँ, सासू जी को ध्यान रखता हूँ, ओ पगली ननद को भी ध्यान रखता हूँ। इसी तरह से टाइम पास हो जाता है, बस यही है। आज ज़्यादा पूछताछ मत करो। तो भी बस ठीक है बाबू जी, सब कुछ जान लिया भाई अब। इधर कमल जी को इनके प्रति, विवाह से प्रतिदिन इतना प्यार बढ़ने लगा कि एक किसान जो लगान नहीं दे पाया पंचायत 2 4 3 4 साल से, उसका मकान था, फूस की छत थी, बाकी मिट्टी का मकान, 2 3 कमरे, बरामदा, बड़ा सा आंगन, और खेत भी था, गाय बैल भी था, बाल बच्चे सब थे। उनका जमीन उन्होंने नीलाम कर दिया, पंचायत में नीलाम कर दिया। बेचारी पैसा नहीं भर पाया, वो बहुत रिक्वेस्ट किया, बाल बच्चेदार आदमी, इस साल फसल बढ़िया नहीं हुआ, देने भैया हुजूर, अगले साल दे देंगे, थोड़ी थोड़ी करके दे देंगे। माने नहीं, उनके जायदाद को नीलाम कर दिया। और एक दिन आके विवास, कल मेरे साथ कोर्ट में चलना। बोले क्यों, एक मकान तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर दूंगा। बोले मेरे नाम, क्यों? बस सारा सवाल मत करो, मैं जो कहता हूँ वो जाना कर लेना। तो विवाह सुबह सुबह साइकिल लेके, उस दिन संडे था ना, कुछ नहीं था ना, संडे नहीं था। डिस्पेंसरी का कमल जी कह दिया, डॉक्टर साहब आप मैनेज कर लेना, इसको मेरे को ले जाता हूँ। डॉक्टर साहब का कोई बात नहीं, डॉक्टर किसी की हिम्मत नहीं उसके आगे कुछ बोलने का। विवाह साइकिल लेके जा रहा है कोर्ट के टाइम में, 1 बजे से 10 11 बजे। हाँ, पहले कमल जी कहते हैं मैं पहले जाके कोर्ट का कामकाज कर लेता हूँ, और तुम कागजात बना लेता हूँ, और तुम आ जाना 11 12 बजे तक आ जाना। हाँ, तब तो कमल जी डिस्पेंसरी का काम ही कर रहा था। 11 12 बजे वो साइकिल लेके जा रहा था। तो रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे जिसका घर मकान नीलाम हो रहा था, वहाँ बैठा था। बोला अरे तुम यहाँ क्या बैठे हो? मतलब बाबूजी क्या बताऊँ, मेरा घर बाड़ी सब नीलाम कर रहा है प्रधान जी। क्यों? वो मैंने लगान नहीं भर सका। अच्छा, तो चला गया, विवाद चला गया, कोर्ट में जाया, फिर उन्होंने सारे कागज को ठीक कर दिया, तैयार कर रखा था। वो उनसे सब पेश, ये जो टाइप करता है उनसे क्या तैयार करा लिया। फिर वो क्या क्या
कोर्ट में विवास के नाम रजिस्ट्री करा दिया उसका, और सबका सब प्रधान जी के आगे कोर्ट में भी सब उनको सम्मान करते हैं, उनके आगे तो किसी को चलता ही नहीं, तो उनको रजिस्ट्री कर दिया। विवास वो कागज लेके आ रहा था, हाँ विवास आ ही रहा था, कागज उनके पास ही था। कमल जी कह रहे मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, तुम जाओ घर जाके खाना वाना खाओ। तो रास्ते में वो किसान जिसका घर नीलाम हो गया वो मिल गया, वो उसको परिवार भाई वगैरह बैठे थे वहीं बरगद के पेड़ के नीचे। उनको पता चल गया कि विवास को दे दिया, तो उसने कहने लगा कंपाउंडर बाबू आप भी प्रधान जी की तरह हो गया, क्या क्या हुआ है? इस गरीब के मकान को आपने ले लिया है? आपने एक रहम भी नहीं है, अब मैं बाल बच्चा लेके कहाँ जाऊँगा? हाँ मेरे क्या होगा आप बताइए तो सही। तो विवास ने कहा अरे अरे तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे घर थोड़ी ना कब्जा करने जाता हूँ, तुम जैसे रह रहे हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रधान जी मेरे को निकाल देंगे तो मेरे को एक कमरा तो मेरे को दोगे ना रहने के लिए? बोला हाँ हाँ एक कमरा आपको दे देंगे, सबसे बढ़िया कमरा दे देंगे, बस तब ठीक होगा, बस तब ठीक है, तुम जाओ निश्चिंत होकर अपने घर में रहने लगो। मुझे मुझे अभी तुम्हारे घर कब्जा करने की कोई जल्दी नहीं है और ना ही कोई इरादा है, तुम आराम से अपने बच्चे रख के निश्चिंत में रहो। अगर मेरे को प्रधान जी उनके घर से निकाल दे तो तुम मेरे को एक कमरे में दे देना, बस वहाँ मैं रह लूँगा, रह के काम करूँगा। तो ठीक है। तो इसके बाद कुछ दिन बाद प्रधान जी ने कहा विवास अब तो तुम्हें घर दे दिया, अब तुम अपना कम घर में चले जाओ, और तुम्हें तो गाँव में जाओ का जानकारी वगैरह भी हो गया, और खाना बनाने के लिए किसी को रख लेना, और नहीं तुम कहो तो मैं किसी को ढूंढ देता हूँ। विवास ने कहा नहीं नहीं जी ऐसे इसकी कोई नौबत नहीं आएगी, आप आराम से इतने दिन आपने रखा, ये बड़ी मेहरबानी है आपको, अभी आप घर भी दे दिया, ये तो आपके बहुत ही मेहरबानी है, तो मैं अपने आप बंदोबस्त कर लूँगा, आप चिंता कर, सही है ना तुम, तो कौन वहाँ खाना बनाना है मैं देख लूँगा, आप क्यों चिंता करते हो, आप आदमी हो, कहीं ना कहीं पेट तो भर ही लूँगा आप। तो बोलो ठीक है अब तुम जाओ, तो चले जाना कल परसों तक जैसे भी सुविधा हो। तो विकास बोला ठीक है। जब ये खबर मिली तो वो उसने भाभी जी ने आके खाना दिया, बोला आप यहाँ का पत्ता तुम्हारा ख़त्म हो गया क्या? बोला हाँ भाभी जी अब तो जाना पड़ेगा, खुद के घर में जा रहा हूँ। बोला हाँ जाओ ऐश करो, गरीबों का खून चूसो। तो भाभी जी कैसी बातें कर रहे हो? बोला और नहीं तो क्या, कोई गरीब की सन लगान नहीं पड़ रहे, उसके घर कब्जा कर लिया तुमने। आप कैसे सोच रहे हो? इधर वो पगली आ गई श्यामा ना पूना समाकर, तुम जा रही हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बोले अरे क्या कर रही हो, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो अभी हम मेरे को यहाँ से नौकरी से निकाल देगा है, और यहाँ गांव से भी निकाल दे, तुम क्या ऐसे चाहती हो? नहीं नहीं चाहती नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम यहाँ नहीं रहोगे फिर मैं कैसे रहूँगा? अरे अरे मैं बीच बीच में आ जाऊँगा, जिस दिन तुम्हारे पिताजी घर पे नहीं रहेंगे उस दिन आ जाऊँगा, मुकदमा करने कहीं बाहर जाएंगे, तो मुझे खबर भेज देना, मैं आके मिल लूँगा तुमसे। तुम सच कहती हो हैं? सच कह रहे हो? हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं आते रहूँगा, और तुम लोगों के एहसान थोड़ी मैं भाभी जी को मैं थोड़ी भूल सकता हूँ, और तुम्हें तुम्हें तो मैं भी बल्कि मैं भी क्या, मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी मेरे मुझे बस पसंद है, तुम तो बहुत हंसखुश लड़की हो, इस घर में तो सब गुमसुम रहते हैं, एक तुम ही हो जो हंसती खेलती रहती हो, तो पिताजी के डर नहीं लगते तुम्हें? नहीं मुझे कोई डर डर नहीं लगता। क्या करेगा, मारी तो देगी, दे मारने दे, ऐसे घुट घुट के मरने से तो मर जाना ही अच्छा है। बोला अच्छा तुम्हें तो बड़ी हिम्मत है। बोले हाँ और तुम आते रहना, नहीं तो मैं ही चले जाऊँगा तुम्हारे घर में, यही बात बताते तो अरे बोले अरे ऐसा मत करना, तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो तुम्हारे टांगे तोड़ देंगे। ठीक है तुम आते रहना। बोला मैं फिर विवास चला गया। उसके एक बक्सा था, एक दरी, एक तो सिराना वगैरह सामान, और बस यही था। उसके घर गया, बोले भैया उसका नाम भोला भोला, मैं आ गया, आओ आओ जाओ 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 जाओ, तो आ जाओ तुम्हारा कमरा ये, तो कमरा है। तो बाबूजी कहाँ सोओगे?
बोले यही तो इसमें दरी है, दरी है, अरे बिस्तर है, ये सिराना है, एक चादर है, और क्या चादर ओढ़ लेंगे और सामान भाई ये जो एक सूटकेस है टीन के, इसी में ही, बस यही है। इसमें कैसे सो गए? अभी तो शरीफ घर के लड़के, ब्राह्मण के लड़के, ऐसे थोड़ी होगा। बोला तो क्या होगा? बोला नहीं नहीं, आपके लिए मैं चौकी का बंदोबस्त करता हूँ। कि घर के अंदर से एक चौकी लेके वहाँ बिछा दिया, और भोला ने फिर उनका दरी बिस्तर, दरी चादर लगा के सिराना लगा दिया। घर में एक छोटा सा लकड़ी का अलमारी दे गया, छोटा सा लकड़ी का अलमारी, जिसको लोग मीट सेफ कहते हैं, उस तरह से जालीदार अलमारी। बोले इसमें भी आप अपना जरूरी सामान रखना। बक्सा को भी मीट सेफ के ऊपर रख दिया। घर को जैसे झाड़ू पोछा तो करा ही था, फिर एक बार और साफ कर दिया। और बाबूजी आराम से, और क्या चाय पानी कुछ बनाए? बोलो चाय पानी, अब तुम लोगों के पास चाय चुई है क्या पत्ती, मैं पैसे दूं? बोलो नहीं बाबूजी, आज पैसे मत देना, जब ज़रूरत पड़ेंगे आपसे लेंगे, हम तो गरीब आदमी है। तो बोलो ठीक है बाबूजी। बोलो क्या खाना वाना कहाँ से खाओगे? बोलो यहाँ कोई गरीब विधवा वगैरह कोई है खाना बनाने वाला? बाबूजी क्या कहते हो, मेरी बीवी है, हम लोगों के लिए खाना 2 टाइम बनते ही है, आपके लिए बना देंगे क्या? आपका हमारे हाथ के खाना नहीं खाओगे? अरे अरे ऐसे कोई बात नहीं, मुझे खाना मिलना चाहिए, उसमें कहा किसके हाथ के? तुम लोग जो खाते हो, और तुम्हारी पत्नी मेरी माँ जैसी है, और मैं क्यों नहीं खाऊंगी, माँ बहन जैसे, और वो खा लूँगा। तब तुम्हें एक शर्त है। बोला क्या? तुम्हें पैसा लेना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं बाबूजी, आप मेरे घर में रहने दिया आप। नहीं नहीं नहीं, मैं फ्री में नहीं खाऊंगा, कम से कम तुम्हारे पत्नी की मेहनत और अनाज के पैसे तो लगता ही है ना, उसके बदले में देना, थोड़ा अच्छा ही खाना बनाना, पैसे जितने लगे लगे, अच्छी सब्जी वगैरह, बीज बीज भी, मच्छी वगैरह, अंडे वगैरह जो भी है, मैं तो सब कुछ खाता हूँ, जानते हो, मीट वगैरह भी खा लेता हूँ, बना देना, पैसा मेरे से ले लेना, जब भी जो कुछ भी खरीदा है, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है मेरे लिए मेरे से ले लेना, क्योंकि मेरे को तो तनख्वाह मिलती है हर महीने गवर्नमेंट से, तो इसलिए मेरे पास, मैं अकेला ही हूँ, थोड़ा सा रुपया घर में भेज देता हूँ, बाकी पैसे मेरे ही पास ही रहते हैं, तो तुम सोच चिंता मत करना। जी आज्ञा बाबूजी। और सुनो, कल से थोड़ा बढ़िया चाय खरीद के ले आना, चाय चीनी दूध इसके भी पैसे मैं दे दूँगा। बोले अच्छा अच्छा बाबूजी, आज तो अभी तो लो, और बिस्किट भी ले लेना मेरे लिए, बिस्किट लाना, खाली पेट मैं चाय नहीं पी सकता, सुबह ब्रश करके दांत दांत का मंजन करके मैं बिस्कुट के 2 बिस्किट के साथ चाय लेता हूँ, ठीक है ना? और डिस्पेंसरी जाने से पहले मेरे को नाश्ता दे देना, पराठा हो, रोटी हो, जो कुछ भी हो, मतलब ठीक है। दोपहर को मैं 1 बजे बाद छुट्टी होता है, वहाँ आके खाना खाता हूँ, नहा धो के मैं खाना खाता हूँ, और फिर सबको शाम को मेरा ड्यूटी है, वो तो जानता हो बाबूजी, फिर मैं खाना वाना खा के आराम करूँगा, फिर मैं फिर ड्यूटी जाऊँगा, शाम को जाने से पहले फिर 1 कप चाय दे देना मेरे को। बोला और बाबूजी ठीक है कोई बात नहीं। तो इस तरह से विवास वहाँ रहने लगा और काम करने लगा। मुखिया जी के बार बार आके पूछता था, क्या हुआ विवास, कैसे रह रहे हो, ठीक है? बोले हाँ जी ठीक है। खाना वाना खा? बोले सब बंदोबस्त हो गया। वो लोग भोला वगैरह उनको भगा दिया क्या? बोले नहीं अभी तो नहीं है, उनका कोई इंतजाम नहीं हुआ, कहते इंतजाम होते ही कोई मकान मकान। बोले अरे भगा देना, ऐसा बदमाश लोग है, एक बार नहीं भगाओगे ना, ये नहीं भगेगा इससे आसानी से। रजिस्ट्री के कागज वगैरह उसको दे भी दिया था। बस बोले इसके क्या जूता आप रख देते, आपका ही तो है। बोले नहीं नहीं, मैं तो मेरे पास बहुत है, मैंने तुम्हें दे दिया, दूध दिया, मैं जिस किसको कोई चीज़ देता हूँ तो मैं रखता नहीं, तो उसको दे दिया, अपने अपने सूटकेस में रख दिया, अपने मकान के कागजात, कोई ताला नहीं लगाया ना कुछ भी नहीं, वैसे ही पड़े रहते विवास के। और बोला उनके परिवार के प्रति बड़े विश्वास था भोला को। और भोला की पत्नी और छोटे छोटे बच्चे उनकी सेवा के लिए हरबदा तैयार ही रहते थे। सुबह उठते ही वो फ्रेश व्रेश होके आते, दांत मंजन करके, पानी, फिर चाय, फिर बिस्किट दे देते, फिर 8 बजते बजते या तो पराठे या रोटी, ये मुरमुरा के साथ आलू भाजी, जो भी गांव में उपलब्ध होता
ये चिड़वा के पोहा इस तरह से कुछ न कुछ बना ही देते थे। और खाना खा के कंपाउंडर साहब विभास जी डिस्पेंसरी चले जाते थे। बस उनके कोई फिर शाम को आते ही, फिर दोपहर को आते ही, फिर स्नान का पानी वानी सब तैयार रखते, नहा धो के खाना भी तैयार, गरम गरम खाना। और इतना जतन करते थे, विभास तो हैरान हो जाता, ये लोग इतने अच्छे हैं। और फिर खाना वाना खा के आराम करते, और फिर शाम को फिर चाय बिस्किट उनके लिए आ जाता है। फिर डिस्पेंसरी चले जाते शाम को। फिर शाम को वहाँ से छुट्टी होते, थोड़ा विभास गांव में घूम घामते हैं, थोड़ा नदी की तरफ घुमाते हैं, और फिर आते, खाना तैयार मिल हाथ पैर मुंह धो के थोड़ा बहुत पूजा अर्चना करते थे। फिर उसके बाद विभास खाना खा लेते थे। खाना खा के थोड़ी देर भोला के साथ बातचीत करके सो जाते थे। तो भोला भी बहुत खुश था। गांव के हर आदमी विभास के एकदम कायल था, विभास विभास विभास। फिर क्या हुआ, पंचायत चुनाव का दिन आ गया। तो हर साल मुखिया जी तो निर्विरोध चुनता ही है, कोई उसके मुकाबले खड़े नहीं होते। इस बार गांव वालों के कैसे हिम्मत हो गया, विभास को कहा, विभास जी आपको इस बार पंचायत में प्रधान के लिए आपको चुनाव लड़ना है। अरे अरे, मैं तो परदेसी आदमी है, और मैं कैसे। बोला हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको ही लड़ना। बोला अरे प्रधान जी के विरुद्ध लड़ो, मैं लड़ूंगा। बोला तो क्या हो गया, नहीं पहले कहा मैं तो परदेसी आदमी हूँ। बोले परदेसी कहाँ, यहाँ मकान ले लिया, मकान खरीद लिया, अब तो आप परदेसी कहाँ रह गया, अब तो यहाँ के हो गया आप। नहीं नहीं, आपको लड़ना ही पड़ेगा, आप सभी को। बोला अरे प्रधान जी के खिलाफ लड़ूंगा। बोला क्या हो गया, आप डरते हो क्या। मैं बोले डरता नहीं हूँ, तो देखिए उन्होंने मेरे नौकरी में रख दिया था, इतने दिन खिलाया, एहसान था। देखिए एहसान अलग है और कर्तव्य अलग है, सब लोग कहने लगा। आप लड़िए तो सही, चुनाव जीते ना जीते क्या पता है। मतलब वो प्रधान जी नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो आपको क्या जाता है, आप इतने डरते क्यों हो। बोला नहीं डरता नहीं, देखिए अच्छा नहीं लगता ना, जिस आदमी ने इतना एहसान किया मेरे लिए तो कोई खराब नहीं है, मकान भी मेरे को दिला दिया उन्होंने। बोला नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुन जानते हैं, आप चुनाव में खड़े हो जाओ, बस इतना ही करो, जीतो ना तो आपको कुछ भी नहीं करना, खाली आप अपने नामांकन पत्र भर देना, बाकी सब काम हमारा है। बहुत सारे लोग इतना रिक्वेस्ट के बोला कर, हाँ हाँ बाबूजी आप भर दीजिए ना, हर बार प्रधान जी हम चुनते हैं और निर्विवाद मनमानी करते हैं। ये पंचायत के पैसा कहाँ जाता है क्या हमें कोई पता नहीं, गांव के विकास होता कि नहीं हमें कोई पता नहीं, आप इस बार चुनाव लड़िए। बोले ठीक है, मैं तो भाई पर्ची भर देता हूँ, बाकी सब तुम लोग संभाल लेना, मुझे कुछ पता नहीं है, ये सब जानता भी नहीं है मैं तो डिस्पेंसरी में दवाई देना जानता हूँ। बोला आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब काम करना। यंग लड़के सारे कहते हम तो आपके साथ है विवासी, हम आपके साथ, आप कोई चिंता मत करो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस प्रचार के टाइम आप हमारे साथ चलना, खास हम आपको ले जाएंगे, बैलगाड़ी में बिठा बिठा के प्रचार करते रहना, कई बार पैदल पैदल घरों में चलना। बोले ठीक है। फिर जब विवास ने पर्ची भरा और कमल जी ने सुना, तो उन्होंने कहा, विवास को बोला, विवास मैं क्या सुन रहा हूँ। बोले हाँ जी क्या सुन रहे हो, तुम चुनाव में मेरा खिलाफ लड़ो। लो हजूर मैं नहीं लड़ना चाहता था, इन लोगों ने जोर जबरदस्ती और इतना किया कि मैं ना नहीं करके मतलब पर्ची भर दिया। उन्होंने कहता है मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ ये सब चीज़ें आता ही नहीं, खाली कंप्यूटर ही आता है, हम लोगों को दवाई देना मेरे को। वो लोग कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना, खाली खाली पर्ची भर देना। मैं तो पर्ची भर दिया था जी, बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम, गांव वालों से आप पूछ लीजिए। बोलो गांव वालों से तो मैं मेरे को मालूम कर ही लिया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ लड़ने का। मतलब मैंने तो आपको बता ही दिया जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लोग जोर जबरदस्ती से कोई पर्ची भर सकता है। जरूर तुम्हारे मन में लालच आ गया, हाँ गांव का प्रधान बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, है ना, ऐसे चाहते हो ना तुम, है। बोला आगे नहीं जी, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, और ऐसा हो गए तो गांव वाले मुझे लात मार के निकाल देंगे, मैं तो परदेसी आदमी हूँ। बोला आप परदेसी कहाँ हो, तुम तो गांव के सबके चहेते बन गए हो,
हैं? सब लोग विभास विभास कहते कहते थकते नहीं है। तुम तो बड़े पॉपुलर हो गए हो, हैं? 2 दिन ना जाते जाते अरे सारे गांव के एकदम इतना चहते बन गए हो, हैं? तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे हो, तुम इतना इतना तुम्हारी हिम्मत है। मुझे हुजूर मेरा तो कोई हिम्मत ही नहीं, मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ, आप समझते नहीं है। आप किसी की बात तो सुनिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, लोगों ने कहा भर दो, मैंने भर दिया बस। आप तो सब कुछ है आपके हाथ में, आप फाड़ दीजिए मेरा पर्ची। बोले ऐसा होता है क्या? गवर्नमेंट का काम मैं कैसे फाड़ सकता हूँ? गांव वाले सारे आए, मैं ऐसे आप फाड़ सकता हूँ? अब लड़ रहे हो लड़ो, देखते कैसे तुम जीतते हो, मेरे आगे तुम्हारा कैसे चलता है मैं देखता हूँ। बोले तो फिर आप क्यों चिंता करो, आप इतनी इतनी सालों से आप यहाँ के हो, आप आपके इच्छा के बगैर पत्ते भी नहीं यहाँ हिलता, आप क्यों मेरी चिंता करते हो? मेरे जैसे तुच्छ आदमी से आप डर गए क्या? ले, मैं डरता हूँ तेरे जैसे आदमी के कैसे डरता हूँ? तो ठीक है, जैसे जैसे चुनाव शुरू आने लगा तो प्रचार शुरू हो गया और सारे गांव वालों विभास को रोज माला पहना के बैलगाड़ी लेके या घर घर जाके प्रचार करने। विभास तो जाते कर सब हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे, गांव वाले सबको कहते वो इस बार वोट विभास जी को, विभास जी को, सब 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 यही कहते लगे। इधर कमल जी के जो सपेटार वगैरह थे वो तो वो भी प्रचार करते पैसे के लिए, उनके सब भी बहुत सपोर्टर थे, वो भी प्रचार करते थे। लेकिन ये लोग सब मन मन में सब विवास को ही पसंद करते थे। लेकिन चूंकि कमल जी ने बहुत पैसे दारू वगैरह सब उनके फ्री में देता, इसलिए वो लोग भी खूब जोरदार प्रचार करते थे। लगभग बराबर के टक्कर लगते थे, कई बार लगते थे कमल जी की ज़्यादा समर्थक है। पर कैसे पता? कमल जी ने सर्वे किया गुपचुप तरीके से कि इस बार चुनाव में वो शायद हार जाएंगे, उनको लगा ऐसा। तो उसने एक दिन कहा विभास क्या मेरे साथ कल जंगल में चलना? बोले जी है। कितने बजे चलना है? 8 बजे चलना है। बोले ठीक है जी चलूँगा, मेरे जीप में बैठ जाना। 8 बजे विवास आ गया। गांव वाले बोला आप उनके साथ जा रहे हो, आपको मार दी तो? बोले मार दे तो मार देंगे, क्या है। उन्होंने बुलाया, मैं जाऊंगा, मैं डरता नहीं, जो कुछ होगा होगा, इसमें क्या। बोले फिर भी आप कंपाउंडर जी आप सावधानी से जाना। बोले क्या सावधान रहना? अगर मेरा मौत लिखा होगा तो मर जाऊंगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मरूंगा, क्यों चिंता करते हो? तुम लोगों का आशीर्वाद है ना, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। फिर उनको ले गया गांव के जंगल में, जंगल में ले के जाके उन्होंने बंदूक निकाला, राइफल। बोला विभास बेईमान, हाँ नमक हराम, तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे हो? हाँ बेईमान, मैंने तुम्हें नौकरी दिलाया, मैंने अपने घर में अपने बेटे की तरह तुम्हें रखा, खाना खिलाया, हाँ मेरे अंदर महल में तुम्हें आने जाने रास्ते दे दिया, और तो और तुम्हारे नाम मकान रजिस्ट्री कर दिया, और फिर भी तुम इतना बेईमान कैसे बन गया? आदमी इतना बेईमान कैसे हो सकता है? बोले हुजूर मैंने कोई बेईमानी नहीं की, कुछ भी नहीं की। मैंने पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ कि मेरे को गांव वालों ने पर्ची भरने के दिया। मैंने बोला तुम छोटे बच्चे हो, तुम लड्डू दिया तो हाँ कर दिया, लड्डू ना, तुम्हें कुछ समझ नहीं, तुम्हें इतना पढ़े लिखे हो, तुम इतना कलकत्ता के लड़के हो, तुम कुछ नहीं आते, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता। मैं हाँ भर दिया तो भर दिया, तुमको बहला देंगे, बच्चे बच्चे हो क्या तुम? हाँ सब कुछ समझते हो, बोला के रहने दिया, बोला के हाथ के खाना खाते हो रोज, मेरे को सारे पता चल गया। बोला कि बीबी के हाथ से बड़े दोस्ती होगी उनके साथ, हैं तुम बेईमान नमक हराम, तुम्हारे जैसे बेईमान को मैं कभी नहीं देखा। मैंने तुम्हें बेटे से बढ़कर पाला, मेरे खुद के बेटे को मैं निकाल दिया, लेकिन तुम्हें इतना प्यार किया, इतना उसका तुम यही दिया, तुमने सिला, यही सिला दिया, हाँ ऐसा। बोलो हुजूर मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, आपकी तो हाथ में सब है, वो फाड़ दीजिए पर्चे को, कौन देखता है आपको, आपके आगे कौन बोलेगा? नहीं मैं फाड़ नहीं सकता, लेकिन मैं जो काम कर सकता हूँ कर सकता हूँ। बोले क्या करिएगा, जो कुछ करना है, मैं तुम्हें मार दूंगा। बोले मार दीजिए। बोले उसने फिर ठीक है तैयार हो जाओ, मैं गोली चलाता हूँ। बोले मैं तैयार ही हूँ, मारी, बल्कि मैं आपके आरो सामने जा रहा हूँ, मार दीजिए मेरे को। बस ना रहेगा बाँस ना रहेगी बाँसुरी, बाँसुरी ना बजेगी बाँस और ना बजेगी बाँसुरी, ना रहेगा, आप मुझे मार ही दीजिए, यही सबसे बढ़िया रहेगा, फिर आपको कोई आपके खिलाफ कोई चुनाव में नहीं लड़ेगा। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? काहे की डर, मेरा है ही कौन आगे, माँ बाप वो है, माँ बाप भाई बहन है, वो है, बस वो है। अब तो मैं यहाँ कमा के थोड़ा बहुत पैसा भेजता हूँ, बस इतना ही है,
वो इनका उनका ख़त्म हो जाएगा, बाकी मेरा क्या है, मेरा आगे पीछे तो कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं है, मुझे मार दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मरने के भी डर नहीं लगता? बोला जी नहीं, मरने के मार दीजिए ना, जब आपको मारने से खुशी मिलती है मार दीजिए, मुझे कोई डर नहीं है। मैं यही सोचूंगा, आपने मेरे को नौकरी दिया, अपने घर में रहा, रहने दिया, खाना खिलाया और बेटे की तरह प्यार किया और साथ में मकान भी खरीद दिया, उसके बदले में आपको मेरा जान दे के आपकी उसकी कीमत चुकाने की कोशिश किया। अच्छा, ठीक है, जाओ तुम, नहीं मारता तुमको। फिर वो विवास बोले चलिए आप भी तो चलिए। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, आपके साथ लेके जाऊँगा, घर पे वो ऊँचा के भेज जाऊँगा। तुम क्यों जिद करते हो? मैं नहीं जाऊँगा। बोलो कमल जी, आप मेरा पिता समान है, आपने आपने मेरे पर इतना एहसान किया है, इतनी एहसान तो कर दीजिए, घर तक चलिए। आपकी बीवी है, आपकी बेटी है, उनके बारे में भी सोचिए, कहीं आप उल्टा सीधा कर दे तो उनका क्या होगा? क्या उल्टा सीधा होगा इससे ज़्यादा? तुम तो चुनाव जीत जाओगे लगता है। बोले चुनाव जीत जाएगा तो मतलब कौन सा, आप तो इतनी सालों से जीत ही रहे, एक बार हार के भी, हारने के मजा भी देख लीजिए, हारने में कितना सुख आता है। अच्छा क्या पता मैं हार जाऊं तो, दोनों ही तो हो सकता है। चलिए घर चलिए, पागलपन मत कीजिए। नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे मार दीजिए, लेकिन आपको मैं कोई उल्टा सीधा करने नहीं दूंगा। दीजिए राइफल दीजिए। नहीं देता, नहीं देता, मैं नहीं देता, मैं गोली मार दूंगा तुमको, या मैं मार देता हूँ। विवाह जाके उनको राइफल छीन लिया, हाथ पकड़ गाड़ी में बिठाया, बैठिए चलाइए, गाड़ी चलाइए। तुम बड़ी जिद्दी है, बदमाश हो, तुम बेईमान हो। बोले हाँ वो तो सही, अब तो जानते, देख ही तो लिया। करके गाड़ी चला के फिर घर वापस आ गया। फिर कहा भाभी जी, भाभी जी क्या हुआ? आपके ससुर को संभालिए, आज के पागल हो गया। बंदूक लेके गया, बंदूक सा अलग से रख दिया, कोई उल्टा सीधा ना कर बैठे, इनका ध्यान रखना। फिर क्या करूँगा उल्टा सीधा, उल्टा सीधा क्या करूँगा? इस बंदूक का अलग से लग देना। तो भाभी जी ने बोला पापा मैं इस बंदूक को रख सकता हूँ? रखो रखो, विवास को सबके प्यारा है, अब विवास के बाद तो सभी मानेगा, तो तुम क्यों नहीं मानोगे? रखो, रख दो। और इतने में उसकी बेटी आ गई। विवास, विवास तुम आ गए हैं? तुमने कहा था रोज रोज आते रहोगे, यहाँ नहीं। अब आए नहीं, इतने दिन बाद आए। अब हाँ पापा के साथ भी आए, पापा के साथ क्यों लिया है तुम आए? मैं पापा के सामने कैसे बात करूंगी तुम्हारे साथ, हैं प्यार के बाद? विवास कर क्या को कह रहे हो सामा, पिताजी है सामने, है तो है, क्या करोगे तुम आते नहीं हो? उसके पापा बोला मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने कमरे में, और करो बात जो तुम्हारी जी। तो फिर तो सामा तो हाथ पकड़ के कमरे में ले आया, तुम बैठो, तुम्हारे मैं कुछ खाना ले आता हूँ, ये ले आता हूँ, मिठाई ले आता हूँ। मैं बोला अरे पगली अभी अभी तो घर जाके खाना खाना नहीं, खाना यहाँ खाना, आज तुम यहीं खा के जाओगे। नहीं 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 नहीं, आज तो तुम्हें खाना यहीं कर। भाभी जी कह रहे हो खाना खा ही जाओ खाना, कोई बात नहीं। बोला आप लोगों को कम पड़ जाएगा। बोलो ये कमल मित्रा साहब के घर है, यहाँ खाना कम नहीं पड़ता, बोल के खाना रोज फीका जाता है इतना सारे, तुम ये चिंता मत करो, खाना कम पड़ जाएगा। फिर वो आ गया खाना लेके भाभी जी, और शमा आके, गर्मी के दिन थे, पंखा झलने लगा। अरे अरे शमा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मेरे पति का मैं पंखा नहीं झेलूंगी क्या? मेरे, अरे भाई तुम्हारा पति कहाँ से हो गया? मेरा पति तो होगा ही तुमने, 2-4 दिन बाद तो तुम मेरा पति हो ही जाओगे। बोले तुम्हें कैसे पता? मेरा मन कहती है, मेरे मन कहता है कि तुम मेरा पति होगे, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के पति हो। जिस दिन से तुम्हें देखा मैंने तो अपने पति मान के बैठी हूँ। हैं? बोला अच्छा, तो पति मान के बैठे हो, ऐसे मुझे क्या देख लिया तुम्हें जो पति मान के बैठे हो? बोलो क्या देख लिया, तुम्हें क्या जानते हैं? तुम मजाक करती हो ना मेरे साथ, मुझे मैं बोली हूँ इसलिए तो मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। अच्छा अच्छा बाबा समा मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम पंखा झेलो। तो समा कहने लगी मच्छी कटा ध्यान से देखना, कहीं गले में फंस ना जाए, फिर मेरे आफत हो जाएगी। तुम्हारे क्यों आफत हो जाएगी? अरे तुम्हारे कुछ हो जाए तो मैं तो मर जाऊंगी। बाप रे बाप, इतनी दर्द है?
बोला दर्द नहीं होगा, पति के प्रति दर्द नहीं होगा? बोला अभी तो पति हुआ ही नहीं, ना हुआ मन में तो तुम मेरे पति हो। चलो विवास खाना वाना खाया, फिर सामा ने उनके लिए सौंफ वगैरह ला के दिया और थोड़ी देर बोला थोड़ी देर आराम करो, अभी जाने की जरूरत नहीं, गर्मी के दिन है, मैं पंखा झेलती हूँ। बोला तुम खाना खा लूँगी बाद में। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले कमरा खाना खाना खा के आओ, खाना खा के आओ। नहीं 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 नहीं, मैं अभी पंखा झेलूँगा थोड़ी देर। अच्छा, थोड़ी देर पंखा झेल के खाना। इधर उस भाभी पूछने आज सामा खाना तो खाने आ, माँ जी हम सब बैठ गए। जाओ 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 खाना खा के आओ, मैं भागता नहीं, यहीं बैठे हूँ, तुम खाना खा के आओ। फिर सामा खाना खा के हवा झेलने लगे। पिताजी को कहा खाना खा लो, नहीं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो विवास को कहा आज क्या हुआ था भाभी जी? बोला ऐसे हुआ, मेरे को तो गोली मारने गया ये हो। बोला बोला आज ये सिंह, भाभी जी कह रहा आज ये सिंह सिंह जो शेर था, शेर का पंजा मेरे ख्याल में लगता है, पंजा के नाखून सारे खत्म हो गया। हाँ ये आप मरा हुआ शेर लग रहा है, ये इसका तेज सारे खत्म हो गया लग रहा है, चुपचाप सो गया। हाँ चुपचाप, ऐसे आदमी तो कभी देखा ही नहीं, एकदम शांत एकदम। बोला हाँ मन में तो बहुत धक्का लगा। इसके बाद कुछ दिन बाद चुनाव हो गया और चुनाव का रिजल्ट भी निकाला, विवास जीत गए। विवास जीतने के बाद तो उसने कमल जी तो बिल्कुल चुपचाप हो गया, मिलते जुलते क्यों नहीं, उनके एक दो चमचे थे जो विवास तो जीत गया हो जाए। हाँ हाँ सुन लिया, ठीक है जाओ, मुझे तंग मत करो, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस खाना वाना खाते थे चुपचाप, ऊपर के कमरे में रहते, नीचे उतरते ही नहीं थे। हाँ इधर एक दिन क्या हुआ, विवाह जिन दिन सब ने माला पहना के बहुत ही स्वागत किया, बढ़िया हो गया, सारे गांव आनंदित हो गया, सारे गांव वालों ने विवाह जी की जय जय को जय जयकार करके सब विवाह जी घर 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 जाके नमस्ते किया, सबको सबको ये कि आभार व्यक्त किया। फिर पंचायत प्रधान बन गया विवास जी। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन विवास जी आया, फिर सीधा कमल जी के पास गया, उनके पैर पे छुआ, क्या बात है विवास पैर छू क्यों पैर छू रहे हो? बोलो आज तो मैं एक विशेष काम के लिए आपके पास है। अब क्या विशेष काम है? तुम तो प्रधान बन गए हो। हाँ अब क्या है, अब तो तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है। बोलो मैं उस काम के लिए नहीं आया, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया। मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत पड़ेगी? मैं आपके बेटी श्यामा के हाथ मांगने आया हूँ, अगर आप कृपा करें तो दे दीजिए उनको, श्यामा को मेरे साथ दे दीजिए। मैंने अच्छा हाँ अंदर अंदर एक घोट पका रहे थे तुम? बोला मैं नहीं पका रहे, श्यामा ही को पका रही। श्यामा पका रही है, एक हाथ में ताली बजता है क्या? तुमने कुछ नहीं किया? मैं क्या क्या, आपके घर में खाना खाता था, सब कुछ का तो दो हर वक्त आ जाती है और कहने लगती है तुम मेरे पति हो पति हो पति हो। अब उसको अब मैं शादी नहीं करूँगा तो पागल हो जाएगी। हैं आप ही बताइए। ठीक है ले जाओ ले जाओ, अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो अब तुमने मेरे को तो जहर वाले दांत को ही तुम निकाल दिया है। अब मेरे को कोई है, मेरे कोई मानता नहीं है क्या? मेरे कोई माने कोई? तुम लोगों को जो इच्छा है करो, पहले उसको माँ का आशीर्वाद लो, उसके माँ का आशीर्वाद लेना जरूरी है, उनके माँ के लो। और एक काम करो, बहू को कह देना कि अपने पति को बुला ले। अब मुझे तो कोई नाराज, अब मुझे किसी से ऊपर नाराज नहीं, कुछ नहीं, उसके पति आ जाएगा, बस बहू सुखी हो जाएगी। तो विवाह जाके उसके माँ को नमस्कार किया, मतलब माता जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से माँ उसके माँ ने चाहने लग गया, किस लिए? तो भाभी जी को बोले भाभी जी माता जी को कह दीजिए कि मैं श्यामा का हाथ मांग रहा हूँ। तो भाभी जी कह रहे अच्छा तुम श्यामा के विवाह करोगे, शादी करोगे? इस पगली को, इसके पागली के भाग खुल। क्यों पागली कहते हो? जिसका पिताजी के इतने पैसा धन दौलत, वो कोई पगली थोड़ी होता है। हाँ वो मन की बड़ी साफ है। तुम्हारे तो विवाह, तुम्हें तो खूब बातें आ गया है। तो उस टाइम उनके भाभी जी के सासू माँ का बेटा, मैं इतने दिन बोला नहीं, आज अचानक मेरा मन आनंद से भर गया,
तुम मेरे बेटी श्यामा को हाथ मांग रहे हो। इस खुशी में मैं इस खुशी को व्यक्त करने का मुझे कोई भाषा नहीं है। ले जाओ बेटा, मेरे श्यामा को तुम ले जाओ, खुश रखो। आजा आजा बेटी। श्यामा का हाथ उसके विवास के हाथ में थाम दिया। इसको जाके मंदिर में हो जहाँ मर्जी शादी कर लेना और सुख खुशी से रहना। और इसी तरह से विवाह के साथ श्यामा का शादी हो गया। और मेरा कहानी आज यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसे लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो वो भूल त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।